नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम शुरू करने वाले हैं। आपका दूसरा दिन है। हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, पहले हम उस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अगले स्टेज पे जाएंगे। ट्रेडिशनल नेटवर्क का मतलब है कि अभी तक हम लोगों के बीच में आपस में जब दो लोग बात कर रहे हैं तो किस तरह से नेटवर्क हमारा बिछाया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि आपस में अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच का जो पाथ है, कम्युनिकेशन है, वो किन किन मीडिया से होता है। तो सबसे सिंपल तरीका जो मीडिया है, पहले मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे। हमारे पास जो मीडिया अवेलेबल्स हैं, जो हमारी बात होती है, सबसे जो कॉमन जो बात होती है, सबसे पहले तो जो है हमारा ये एयर है। सेकंड, उसके बाद एयर एक हमारा एक ऐसा मीडिया है जो सिंपली जब दो लोग आपस में खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने तो फिर बात करते हैं। और इस एयर की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, और सबको मालूम है कि अगर हवा ना हो तो लाइफ संभव नहीं है। तो कभी कभी कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपके टेली कम्युनिकेशन में या डेटा कम्युनिकेशन में, आईटी फील्ड में कोई ऐसा मीडिया बताइए जो सबसे वीकेस्ट हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। एयर इज़ द मोस्ट वीकेस्ट मीडिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिया, क्योंकि हवा नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता और वीकेस्ट मीडिया में काउंट होता है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन की बात कर लें, कम्युनिकेशन में जो दूरी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट दूरी होती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है एयर में, मैक्सिमम आप इसमें जो ट्रेवल कर पाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ट्रेवलेंस होती है वो 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में होती है। राइट, एक चीज़ तो ये होगी। सेकेंड इज दैट कि समय बदला और लोगों को लंबी दूरी में बात करने की ज़रूरत पड़ी। तो एक छोटा सा वाक़या है। अब आप लोग शायद वो लोग नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो टेलीफोन इतना वो नहीं था, पॉपुलर नहीं था। और जो बहुत अमीर लोग होते थे उन्हीं के पास में टेलीफोन होते थे। ठीक है, तो गांव में हम लोग क्या करते थे ना कि दो खाली डब्बे लिया और एक धागे से हम लोग बात बांध छेद करके एक डब्बे से दूसरे डब्बे में हम बांध देते थे। ठीक है, और एक में हम मुंह लगा के बोलते थे हाय हेलो, और जो दूसरा कान में लगाता था तो मेरा जो साउंड है उसमें करीब आप 5 से 10 मीटर तक रेंज में हमारी आवाज़ बड़े साफ साफ उस वायर के माध्यम से, जो भी धागा था, हमारे दूसरे कान में चला जाता था। बड़ा अच्छा लगता था कि दैट इज पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि अगर मीडिया सिर्फ हवा नहीं, और भी मीडिया अगर यूज किया जाए तो हवा का जो आपका साउंड है उसका ट्रांसमिशन इजिली पॉसिबल है। ठीक है, तो जब से टेलीफोन हमारा शुरू हुआ, और टेलीफोन की स्टार्टिंग आप इंडिया में सोचिए कि टेलीफोन तभी शुरू हुआ जब बाकी दुनिया में ग्राहम बेल, सभी लोग जानते हैं कि ग्राहम बेल हमारे टेलीफोन के आविष्कारक थे। तो जब से उन्होंने टेलीफोन शुरू किया, चूँकि ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ, तो उसके बाद सेम टाइम में हमारे इंडिया के अंदर भी टेली कम्युनिकेशन शुरू हुआ। तो टेली कम्युनिकेशन के इतिहास की बात करें तो हमारा जो टेली कम्युनिकेशन का इतिहास है वो दुनिया में उतना ही पुराना जहाँ पर टेलीफोन शुरू हुआ था। तो यानी इसके पीछे, इस मामले में हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं है। सेम बात आज की भी बात कर लें तो 5G भी हम लोग ही सबसे पहले, भले दुनिया कोई और लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम ही लोग जाने आने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो उस समय से लेके अब तक एक मीडिया, जैसे कि अभी बता रहे थे कि उन्होंने हमारा वीडियो देखा, तो उसमें मैंने डेफिनेटली बताया कि एक मीडिया का नाम उन्होंने लिया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्पिता ने क्या नाम है उसका, कॉपर वायर। कैडमियम कॉपर वायर। कॉपर वायर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिया। और आज से नहीं, ये उस समय से जब टेलीफोन शुरू हुआ और आज भी यूज हो रहा है। ठीक है ना, कॉपर वायर में सबसे ऐसा नहीं कि आप इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे खराब मीडिया, तो भाई ये तो बता सकते हो कि हवा जो एयर है, लेकिन बाकी जो मीडिया है उन्हें आप खराब नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपेयर कर सकते हो कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। तो कॉपर वायर मीडिया भी अपने आप में बहुत अच्छा मीडिया माना जाता है। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो दूरी थी वो ज़्यादा लंबी नहीं होती थी। तो ये 5 किलोमीटर, और दूसरा जो हमारे पास दो ऑप्शन हैं कॉपर वायर के, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के रेडियस में काम करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको अगर पुराने टाइम में अगर हम BSNL टेलीफोन एक्सचेंज की बात करें, तो टेलीफोन एक्सचेंज में क्या किया गया था, जब से शुरू हुआ एक दूसरे को बात ही तो कराना था। तो दो लोगों के बीच में अगर बात कराना है तो उनके घर से हमारे घर के बीच में जो दूरी है 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 और 6 किलोमीटर वायर का जो डिफरेंस है, सिर्फ इतना समझ लीजिए डायमीटर का डिफरेंस है। जो हमारा 5 किलोमीटर का जो वायर था उसका डायमीटर था 0.91 mm, और जो 6 किलोमीटर का दायरा था उसका था 1.25 mm। ठीक है ना, ये
वायर जो हमने यूज किया हुआ है अभी भी चल रहा है, अभी तक कॉपर वायर का जो लैंडलाइन है बेसिकली वो बीएसएनएल और एयरटेल के पास मिलेगा, टाटा के पास भी दीजिए। अब चूंकि फाइबर आ गया तो धीरे धीरे हम फाइबर यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फाइबर बहुत अच्छा मीडियम माना जाता है। लेकिन अगर आज की डेट में पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया कौन है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक सिंपली एक लिखता हूँ यहाँ पे, थर्ड नंबर इज द आपका मान लीजिए कोएक्सियल हो गया। जो मीडिया मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आगे आपकी बात करता हूँ। फोर्थ नंबर हमारा जो मीडिया हो गया आपका माइक्रोवेव, ठीक है ना, माइक्रोवेव। एंड फिफ्थ मीडिया जो है हमारे पास में वो हमारा सैटेलाइट हो गया। एंड ऑल मीडिया हमारा कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड लास्ट इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो ये सारे मीडिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है, लेकिन करंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास सहूलियत है, उसके हिसाब से अगर आपसे पूछें कि सबसे अच्छा मीडिया कौन माना जा रहा है इस समय, डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो अनलिमिटेड है, आप जितनी दूरी तक चाहें उतनी दूरी तक भेज सकते हैं डिस्टेंस में, ठीक है ना। और सेकेंड एडवांटेज ये है, जैसे कॉपर वायर घर पे अगर आपके पास कॉपर वायर या बीएसएनएल का लैंडलाइन का कॉपर वायर अभी भी लगा हुआ है ट्रेडिशनल वाला, तो कॉपर वायर में जो अधिकतम, क्योंकि आज का ज़माना हम इंटरनेट के स्पीड से मांगते हैं, हम आपस में बात करने से नहीं मानते। जैसा कि मैंने कल ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन इज द नोन एज इंटरनेट, दैट इज द आईटी, ओके। तो इसका मतलब है कि आज के ज़माने में हम बात कितनी कर पा रहे हैं उतना मैटर नहीं है, हम इंटरनेट किस तरीके से, किस स्पीड से या कितने अच्छे तरीके से बिना डिस्टर्ब, बिना रुके हुए दे पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉपर वायर में अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास सुविधाएं हैं, उसके अनुसार कॉपर वायर में अधिकतम जो है हम लोग स्पीड जो दे पा रहे हैं वो 24 Mbps तक पॉसिबल है। हालांकि किसी भी कस्टमर को अभी तक हम लोगों ने 24 Mbps स्पीड नहीं दिया, कोई भी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अभी नहीं दिया। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 8 Mbps का दिया। अगर आप मोबाइल से लैंडलाइन से भी, अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन से, आप तो अगर कोई कहता है ना कि हमने 100 Mbps का दिया, वो बिल्कुल ही गलत है, अभी संभव नहीं है आज की डेट में। आने वाले समय में संभव होगा, वो जब तक ऑप्टिकल फाइबर लगेगा तभी ये संभव हो पाएगा, ठीक है। टावर से भी आप इतना स्पीड नहीं बना सकते, मोबाइल टावर से भी आप इतनी स्पीड नहीं, मैक्सिमम 100 Mbps का स्पीड पॉसिबल है, लेकिन अभी तक हम लोग टावर से भी जो दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 80 Mbps तक का ही दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी पहले आते हैं। तो अभी हमारा जो कॉपर वायर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 Mbps तक का दे पाते हैं और इतना होता है, ठीक है। अभी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपसे अगर कोई ये कहे कि क्या कॉपर वायर में 100 Mbps स्पीड नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि भी हाल में ही एक टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई है जो बीएसएनएल अभी बढ़ाया है। क्योंकि बीएसएनएल नहीं चाहता कि जैसे मान लीजिए, आयुष से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज करो कि मान लो आपने एक लैपटॉप खरीद के ले आए घर पे, करीब 50,000 1 लाख, आपके साथ इसमें सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका यहाँ पे, आपके ग्रुप में अभी बैठा है कोई? सर सभी हैं, बट सर स्कूल फ्रेंड तो सार्थक है सर, स्कूल से हम अरे साथ में ही हैं। बिल्कुल नहीं, तो अभी आप किससे बात कर, आपके आपका कंपेयर मैं किससे कराऊं? चलो सर ये सार्थक से ही कर दीजिए। ठीक है भाई, आप भी अनम्यूट हो जाओ, ठीक है, दोनों अनम्यूट हो जाओ। तो अभी सार्थक, यस सर। हाँ हाँ ठीक है, पहले सार्थक मैं ये पूछता हूँ कि आयुष ने एक लैपटॉप खरीद के लिए आए, ठीक है, और घर पे बैठे यस और सर। कहा कि देखो भाई सार्थक, मैंने 50,000 का ये लैपटॉप लाया हूँ, इसमें ये सुविधाएं हैं, ठीक है ना। तो सार्थक तो भाई अब तक कही रहो, बचपन के दोस्त हो, ठीक है, तो दोस्ती तो आपने भी की, हमने भी की है, ठीक है। तो हर एक दोस्त क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है। तो सार्थक ने अब मजा लेने के लिए क्या कहा, अरे भाई आयुष टीवी खोलो, और टीवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी मुंह खोल के बोल रहे थे, मित्रों ये जो आयुष ने लैपटॉप खरीद के लाए हैं ना, आज से फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा। आयुष तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सर मैं तो बोलूंगा बिल्कुल, क्यों नहीं, बांट दीजिए। नहीं, बांटे आपका, वो तो बांटने की बात है, लेकिन आपने खरीद के लाया, अगर ये चीज 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद अगर आपको पता चलती तो आप खरीद के नहीं लाते, लेकिन आप खरीद के ला चुके हैं, और अब तो उस केस में क्या होगा?
सर फिर उस सर रिएक्शन क्या होगा, मेरा कहना रिएक्शन की सर जनरल मैं दुखी होऊंगा सर, डेफिनेटली सर, लॉस तो होगा ही। होगा ना कि ये देखो क्या होगा, ठीक है। हाँ लेकिन इसका 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 रिएक्शन ये नहीं होगा कि आप लैपटॉप उठा के फेंक दो या तोड़ दो, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए वो लैपटॉप 50,000 का है, वो उसकी कीमत वही है आपकी, यू कांट डू इट, ओके। तो वैसे ही हमारा जो कॉपर वायर है, जमीन में अरबों रुपए का कॉपर वायर, आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से समय समय पे टेक्नोलॉजी बदलती रही और डालते गए, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो कॉपर वायर पड़ा हुआ है, इसको हम एकदम से टेक्नोलॉजी बदल जाए उखाड़ के फेंक दें, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसी कॉपर वायर पे कुछ ना कुछ तरीका करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी जो कॉपर वायर है जो जमीन में पड़ा है, उस पर हम 24 Mbps का स्पीड देख पा रहे हैं। अभी हमारे पास DSL एक टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर हम लोग 1000 Mbps तक का स्पीड देने की संभावना है, यानी कॉपर वायर में भी पॉसिबल है। अभी हमारे ऑप्टिकल फाइबर में भी ये संभव नहीं है, हालांकि ऑप्टिकल फाइबर में अनलिमिटेड दूरी, अनलिमिटेड इंटरनेट देने की सुविधाएं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम उस स्पीड को कैसे अचीव करें। लेकिन कॉपर वायर में एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से आप 1000 Mbps का स्पीड पा सकते हो। मान लो इमीडिएटली अगर किसी को BSNL या कोई जिनके टाटा और एयरटेल इन तीनों के पास कॉपर वायर, एक टेक्नोलॉजी नई ऐसी आ जाए और आपकी ये सब वाईफाई सब जितने भी चल रहे हैं, आपको एकदम लगे भाई एकदम से मैं सारे कस्टमर को 500 Mbps का स्पीड दे सकता हूँ, ऑलरेडी हमारे घर तक लाइनें बिछी हुई है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इमीडिएटली टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी, तो ये चीज कॉपर वायर में पॉसिबल है, इमीडिएटली आपको अलाउ कर देगा, ठीक है। लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बाकी लोगों ने फाइबर यूज कर रहे हैं, फाइबर में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो उसमें अभी जितना स्पीड दे पा रहे हैं 100 Mbps तक आप दे सकते हो। अभी जो हम लोग दे पा रहे हैं एक कस्टमर को 100 MB, लेकिन 500 उसमें भी किसी कस्टमर को हम लोग दे नहीं पा रहे, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मीडिया लिखा है ना, इसको आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन अच्छा। आप ये कर सकते हैं, हाँ प्रेजेंट सिनारियो, अभी का जो सिनारियो है, अभी का जो टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो मीडिया है वो सबसे अच्छा मीडिया है, सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये इजिली, इसमें बहुत सारी एडवांटेज थे जिसका हम लोगों ने एडवांटेज फायदा उठाया, और ये इसमें भी अनलिमिटेड इंटरनेट की स्पीड देने की पॉसिबल है, बैंडविड्थ कह सकते हो, इंटरनेट स्पीड में बैंडविड्थ, ठीक है, पॉसिबिलिटी संभव है ऑप्टिकल फाइबर में। लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है। एक और एग्जांपल आपके बताऊंगा कि सब लोग जेपी के हैं, ज़्यादातर लोग, ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे तो देखा होगा ना सभी लोगों ने, आयुष। यस सर देखा। यमुना एक्सप्रेसवे जब शुरू में बनाया गया था, तो उस समय जब स्टार्टिंग की गई थी, उद्घाटन किया गया, तो एक कहा गया था कि ये इतना ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसपे आप 200 किलोमीटर के पर आवर स्पीड से कार दौड़ा सकते हो, ये उस समय बोला गया था, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, सड़क में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतनी स्पीड से कार दौड़ा सकते हो। प्रॉब्लम क्या हुई, हमने जब कार दौड़ाने शुरू किए तो बस टायरें फटने लगे, एक्सीडेंट होने लगे। इसका मतलब है कि सड़क तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो व्हीकल है, जो वाहन है, उसका जो टायर है या उसकी जो सुविधा है वो इस लेवल का नहीं है कि उस स्पीड को हम अचीव कर पाए। इसीलिए आप जाते होंगे, वहां लिखता होगा 100 से ऊपर मत ले जाओ, कार है 120 से ऊपर में ले जाओ, बस 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो इस वजह से नहीं, वो इस वजह से कि टायर फटने और एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर में इनफाइनाइट बैंडविड्थ पॉसिबल है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अभी तक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रॉनिक्स के फेवर में बात करूं, तो जो ट्रांसमिशन भी बहुत अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। तो अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट है 10G DWDM, टेक्नोलॉजी का नाम है 10G DWDM, ठीक है ना। तो 10G DWDM 10 Gbps का स्पीड हम दे सकते हैं, लेकिन ये सब शहरों का मिला के। तो जब एक कस्टमर की हम बात करते हैं, गाजियाबाद में मान लो 10G DWDM स्पीड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, और सभी कस्टमर को घर में इंटरनेट देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 100 Mbps से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं संभव हो सकता अभी तक, ठीक है। अब कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए, अभी एक और हम लोग लगे हैं फाइबर में कि 1000 Gbps वाला मिल जाए, तो शायद सारे कस्टमर को हम लोग दे पाए, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ डिस्कस ये कर रहा था कि इसमें आपसे अगर ये पूछा जाए कि करेंट टाइम में सबसे अच्छा मीडिया कौन है, मोस्ट पॉपुलर मीडिया करेंट टाइम में कौन है, डेफिनेटली नो डाउट
ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि आज की सुविधाओं के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम जो मैक्सिमम एडवांटेज ले सक पा रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कॉपर वायर खराब है। कॉपर वायर मैंने बोला ना कि BWSL जो ऑप्टिकल फाइबर से पहले आ गया है। कॉपर वायर ज्यादातर जमीन में फैला हुआ, अभी हम उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इजिली कॉपर वायर को आसानी से हम लोग इंटरनेट दे पाएंगे नए टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अब डिपेंड करता है पॉलिसी पे। गवर्नमेंट हर साल NTP बनाती है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाती है, ठीक है। हर साल बनाती है, हर साल या 2 साल में बनाती है। लास्ट उन्होंने 2019 बनाया था, लास्ट ईयर बनाया नहीं। इस साल देखते हैं क्या बना के लाते हैं एक्सचेंज। और तीसरा जो कोएक्सियल केबल है, तो कोएक्सियल केबल में जबकि कॉपर वायर में जो दूरी थी वो केवल 5 से 6 किलोमीटर थी, लेकिन समय गुजरा कि भैया सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर पे हमारा काम नहीं होगा। आप तो ये हमारी जो दूरी है ये करीब इसमें 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक, आइडियली 40 किलोमीटर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो टेक्निकली पॉसिबल है 60 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। माइक्रोवेव टावर जो है हमारा, जो मोबाइल से टावर पे कनेक्ट होते हैं। एक सवाल और अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन कहाँ तक कारीगर है, कहाँ तक संभव है, तो अभी आपको थोड़ी देर में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, PPT के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन में केवल आप मोबाइल टावर से और आपके मोबाइल फोन तक ही आप वायरलेस हैं, बाकी कोई चीज़ वायरलेस नहीं मिलेगी आपको। बस उसी जगह वायरलेस मिलेगी जहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर वायर या और भी जो मीडिया है हम नहीं डाल पाए। तो अभी केवल वायरलेस, अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी अगर जाएंगे तो वायरलेस कोई सैटेलाइट भी काम नहीं आता। सैटेलाइट भी जो हमारे पास अवेलेबल है, ट्रेडिशनल सैटेलाइट जो है, उसकी भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? उसका भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि घर में आपका डिश टीवी है, बहुत एग्जाम्पल तौर के लिए समझा रहा हूँ, घर में आपका डिश टीवी है, अगर आंधी बारिश तूफान आता है तो आपका टीवी बंद हो जाता है, लेकिन टेली कम्युनिकेशन में बंद नहीं होता, क्योंकि अगर वो सैटेलाइट पे होता तो डेफिनेटली सेम टाइम, इस समय आप यहाँ पे गाजियाबाद में हैं, गाजियाबाद में अभी मौसम बारिश का शुरू नहीं हुआ, लेकिन सेम टाइम में आसाम में चले जाइए, केरला में चले जाइए, साउथ में मानसून आ चुका है, बहुत ज्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं, उस समय क्या होगा, अगर हम सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड हो जाए तो दैट विल बी डेफिनेटली इट विल बी फेल, काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे अभी हम फाइबर का हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो माइक्रोवेव में अभी हम बात करेंगे, तो माइक्रोवेव भी आपका कई तरह डिपेंड करता है कि किस तरह का EM हुए या माइक्रोवेव सिग्नल यूज किया और किस पर्पज के लिए यूज किया है। शहर का टावर है या गांव में लगाया हुआ टावर है या किसी पहाड़ी एरिया में टावर लगाया गया है, तो जो टावर है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से हम लगाते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है उसके ऊपर सब टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से डिस्टेंस वेरिएशन करता है। तो अगर आप सिटी BTS की बात करें, अगर शहर में गाजियाबाद एक मेट्रो सिटी है या दिल्ली मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे जो हम टावर लगाते हैं उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर भी पॉसिबल है, जैसा टावर लगाएंगे, ठीक है ना। अप टू 40 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज पॉसिबल है। लेकिन ये डिपेंड कर 40 किलोमीटर वाला हम शहर के अंदर नहीं लगा सकते, इसके लिए जरूरी कई कंडीशंस होती हैं, क्योंकि वायरलेस है, उसमें नेचुरल इंटरफेरेंस का हस्तक्षेप होना जरूरी है, जो कि मैं सैटेलाइट में बता रहा हूँ। अभी तक जो हमारा ट्रेडिशनल सैटेलाइट है उसमें नेचुरल इंटरफेरेंस होता है। और जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे या जानेंगे कि दुनिया में अगर पूरे शहर कंट्री को एक साथ किसी फोन से जोड़ना हो तो सैटेलाइट फोन, 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आंधी बारिश तूफान, इंडिया के अंदर ही आप देख लो इतना वेरिएशन है, तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत गर्मी पड़ रही होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है पुराने सैटेलाइट से, ठीक है। तो अब उसकी जगह पे एक नया सैटेलाइट हम ला रहे हैं, इनमारसैट। ये भी इनमारसैट एक नया सैटेलाइट है। जो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इनमारसैट सन 2016 में BSNL द्वारा, और इसका जो गेटवे है वो LTTC में गाजियाबाद में है। और आपको बताया, कल मैंने एक चीज़ और बोली होगी कि आने वाला समय है वो इसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि ये आपका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं तो सैटेलाइट जो है अलग अलग बैंड पे काम करता है। अगर आप पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी में तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो बैंड को देख लीजिए। तो एक बैंड होता है KU बैंड और L बैंड, इस तरह के इसमें बैंड्स होते हैं। तो जो इनमारसैट है अभी जो हमने लगाया वो KU बैंड में काम करता है, ठीक है, एक अलग तरह का वो है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी नेचुरल इंटरफेरेंस या जो भी आंधी बारिश तूफान है उसका असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है।
तो ये सन 2016 में लगाया गया है। अभी ये सैटेलाइट फ़ोन जो होते हैं इसके काफ़ी महंगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी परमिट नहीं किया है। लेकिन अभी हाल में ही स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी है जो, और बीएसएनएल की जो कंपनी, ये मिल के आने वाले समय में आपको सैटेलाइट फ़ोन नॉर्मल फ़ोन की तरह देने के लिए तैयारी में है। गवर्नमेंट की परमिशन जिस दिन मिल जाए इस सैटेलाइट फ़ोन में क्या 4G क्या 3G सब गायब, तब आपको कोई जी नहीं मोबाइल, क्यों एक मोबाइल फ़ोन लिया आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, रोमिंग वोमिंग सब तो खत्म ही हो गया। ठीक है ना, पहले लैंडलाइन में कितनी मुश्किलें होती थी, फिर मोबाइल में रोमिंग हुई, फिर उसको सारी चीज़ें खत्म हो गया, कहीं भी चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसे स्पेस एक आपकी स्पेस स्पेलिंग लिख गया, स्पेस एक्स आप डाल के देखना ना, साइट पे मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट, ये कंपनी है, गवर्नमेंट से परमिशन मांगी हुई है। जिस दिन परमिशन दे देगी ना, गवर्नमेंट परमिशन इसलिए नहीं दे रही कि पहले सोच रही कि 5G चल जाए फिर हम दें, नहीं तो सारा जितनी प्लानिंग है ना, क्योंकि इसके आते ही कस्टमर का एक ही मोटो है, जब उसको कोई अच्छी चीज मिलेगा पुरानी चीज छोड़ के भाग जाएगा वो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना, तो स्पेस एस मिलेगा, कह रहे हैं सैटेलाइट फोन ले रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत, तो अभी ये गवर्नमेंट ने परमिट नहीं किया, इस पर कई चीजें परमिटेशन की अभी जरूरत है, इस पर इंटरनेट देने की फैसिलिटी देने की बोलना पड़ेगा। तो यह इसके लिए पॉलिसी बनेगी, और लास्ट ईयर पॉलिसी तैयार नहीं हो पाई, इस ईयर में भी पॉलिसी अगर सितंबर के महीने में ज़्यादातर पॉलिसी आती है, तो अगर सितंबर के महीने में कोई पॉलिसी आती है और इसको परमिशन मिल जाती है तो आप एक नई चीज़ देखेंगे। घर पे ही जो डिश टीवी लगा रखा है उसी के माध्यम से, क्योंकि अभी ये जो नया इनमार्स सेट है इस पर नेचुरल इंटरफ्रेंस नहीं है। ठीक है ना, तो घर पे जो डिश टीवी लगा उसी से आप वाईफाई चला सकते हैं, या और घर के बाहर भी चले जाएं कहीं भी, तो आपके पास सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी सिग्नल की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये अपने आप में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में समय के साथ आप लोग भी पढ़ेंगे जानेंगे, और आप शायद उस पीढ़ी के गवाह होंगे जिसमें आप ये कहेंगे कि हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन दिया, जिसमें मैं उस पीढ़ी का गवाह हूँ कि हमने इंटरनेट दिया। ठीक है, अब आप उस पीढ़ी गवाह होंगे कि ये जगह जो टावर लगा रखा ना, इसको टाटा बाय बाय करो, सैटेलाइट को वहाँ में रखो, डेट्स ओके। ठीक है, और जैसे बेसमेंट में चले जाते हैं तो अभी भी मोबाइल टावर से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सैटेलाइट आ जाएगा तो सैटेलाइट से, जैसे केबल टीवी का डिश टीवी का बॉक्स होता है ना, तो एक एंटीना लगाओ और बेसमेंट में डिश टीवी जैसा छोटा सा एक एंटीना लगा दो, और उस एंटीना के माध्यम से हम लोग सारा बेसमेंट के अंदर भी सिग्नल पा पाएंगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये मीडिया हमने लिखा, अलग अलग मीडिया है, सारे मीडिया यूज हो रहे हैं, समय के साथ इंटरचेंज पॉसिबल है। मोस्टली आजकल जो मीडिया है 98-97% जो मीडिया है वो हमारा आपका ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अभी हम ऊपर से आते हैं, अब हम आते हैं एक पीपीटी आपके सामने शेयर करते हैं। सारी पीपीटी मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने बाघा बॉर्डर पे आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब आपको इस पीपीटी के माध्यम से मिलेगा। सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं, जब टेलीकम्युनिकेशन शुरू हुआ था तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन व्यवस्था थी कैसी थी, और आज धीरे धीरे से अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर पुराने टाइम में थोड़ा सा पहले चले जाएं, क्योंकि अभी आप उस पीढ़ी में हैं कि आपको ये शायद पता हो कि लोकल और एसटीडी नाम के शब्द हुआ करते थे। आपके बाद वाली पीढ़ियों को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको तो मालूम होगा कि इस तरह की कोई व्यवस्था होती थी। तो ये अभी थ्योरी छोड़िए, अब अभी हम आपको विजिट कराएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आपको समझना है कि टेलीकम्युनिकेशन शुरू कैसे हुआ और आज के नेटवर्क में कैसे ट्रांसमिट हुआ, फिर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाए, डेफिनेटली आपको जितने टेलीफोन एक्सचेंज मिलेंगे 96-97% टेलीफोन एक्सचेंज आपके बीएसएनएल के मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहीं भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो सबसे पहले एक्सचेंज के अंदर जाएंगे तो कुछ अलग अलग वो होते हैं, स्विच रूम मिलेंगे आपको, जो देखने में आपको कुछ इस तरह का होगा। कल अगर आपको जॉब लगेगी तो अगर स्विच रूम आज भी अवेलेबल है और आने वाले समय में होगा, नाम बदल जाए वो अलग मैटर है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था जरूर होगी। तो उसमें अभी जो करंट टाइम में अगर आप कहीं विजिट करेंगे तो कुछ आप इस तरह से पाएंगे, एक एसी रूम होगा, उस रूम में किसी को जाने को अलाउ नहीं किया जाएगा, और उसमें कुछ लोग कंप्यूटर बैठे होंगे और कुछ लोग रैक पे खड़े होंगे। दिस इज द स्विच रूम। ठीक है, एक रूम हमारा ये होगा, एक रूम हमारा होगा एमडीएफ रूम। ठीक है, दिस इज एमडीएफ रूम। एमडीएफ रूम में आप जैसे विजिट करेंगे यहाँ पे सिर्फ आपको वायर वायर और कॉपर वायर ही आपको दिखेगा। राइट,
उसके बाद आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसको चलाने के लिए आपको घर में पावर और बैटरी रूम और जनरेटर 3 का सेट होता है। जैसे कि अगर आपके घर की बात करें तो अपने घर में अगर आपका लाइट पावर सप्लाई चली जाए तो आप सभी लोगों ने व्यवस्था कर रखी होगी, डेफिनेटली इन्वर्टर की कर रखी होगी। तो घर में तो आप इस चीज़ पे इंतज़ार कर सकते हैं कि लाइट आए कब ना आए, ठीक है, वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सेम व्यवस्था होती है, लेकिन वहाँ पर हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि लाइट कब आएगी, मेंस कब आएगा, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं ये बोल रहा था कि घर में जो हम व्यवस्था करते हैं पावर सप्लाई का, सेम हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते कि लाइट कब तक या मेन सप्लाई कब तक आएगी। तो वहाँ पे हम एक सर्कुलर एक पैनल बनाते हैं, मेन सप्लाई, बैटरी और उसको जनरेटर, इन तीनों का पैनल बना होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, अगर आपको 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए तो ये तीनों का आपस में सामंजस्य बना के किया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि लाइट चली जाएगी, सारा लोड बैटरी में हो जाए। आज ज़माना बदल गया है, आज बहुत सारी अच्छी बैटरी आ गई हैं। नहीं तो पहले आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं तो एक रूम देख रहे हैं, जैसा कि ये मैंने लिया है, एक टेलीफोन एक्सचेंज का बैटरी रूम का सेट है। इतनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगाई जाती थी, 2-2 वोल्ट की ये डीसी बैटरी होती थी, 48 वोल्ट सप्लाई होता है किसी भी एक्सचेंज में, -48 वोल्ट हम लोग सप्लाई यूज़ करते हैं। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में पावर सप्लाई कितना होता है तो आप बताएंगे -48 वोल्ट डीसी, ठीक है ना। तो ये 24 वोल्ट का 2-2 वोल्ट की एक एक बैटरी होती है, 2 सेट होते थे हर ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आप मान लीजिए पहले 2000 से पहले अगर आपका भर्ती होता डिपार्टमेंट में किसी भी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी आईटी सेक्टर में, तो वहाँ इस तरह की एक व्यवस्था होती। तो आपकी पोस्टिंग कईयों की यहाँ पे होती, तो पूरा दिन रात को बैटरी में ही देखते थे कि बैटरी कितनी चार्ज है। जैसे घर में होता है ना, पानी कम हो गया, तो इन बैटरी का डेली एक आपका पूरा पैनल बना होता था, जिसमें जेई भी होते थे, जेटीओ भी होते थे, आपके एसडी भी होते थे, सारे इंजीनियर यही तक ये रहते थे इंचार्ज इसमें। और वो पूरी रात से दिन तक इसमें लगे रहते थे, ड्यूटी टाइम बाउंड होता था, क्योंकि एक पल के लिए लाइट नहीं कटनी चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं है जैसी बड़ी थे। इसीलिए आपको सुना होगा बीएसएनएल में सन 2000 में अगर बात करूं तो 3.7 लाख एम्प्लॉइज काम करते थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज 1 लाख से भी नीचे एम्प्लॉइज हो गए, 67,000 के आसपास में है। तो जब टेलीफोन कम था और एम्प्लॉइज इतना ज़्यादा क्यों था, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, इस वजह से था ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज क्या बैटरियाँ के अब देखने की जरूरत नहीं, पानी भरने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस फ्री वर्ला बैटरी आ गई है, लगा दो छोड़ दो और आराम से चल जाती है, ठीक है। तो और जब लाइट चली गई, बैटरी पे लोड आ गया, उसके बाद हम जनरेटर चला देते थे, फिर जनरेटर पे रहता था, जब मेंस आ जाता तो फिर मेंस पे वापस रिस्टोर हो जाता। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था होती है। एक रूम और आपको मिलेगा, ट्रांसमिशन रूम। आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे आपके सामने इतने रूम होंगे, स्विच रूम, पावर सप्लाई रूम, एमडीएफ रूम एंड ट्रांसमिशन रूम, ठीक है। ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज़ है क्या, मैं उसके लिए बात करने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करूं लोकल और ट्रंक कॉल के बारे में बात करूं, पहले बहुत होता था लोकल कॉल, ट्रंक कॉल। तो अगर आप सब इंजीनियर हैं, अगर अगर आपसे पूछें, जैसे मैं सिंपल एक सवाल पूछूं कि मेरे टेबल पे अगर 2 लैंडलाइन रखें, दोनों मान लो बीएसएनएल के हैं, तो मैं अपने एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन को कॉल करूं, ठीक है ना, तो क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो? थोड़ा चैट के माध्यम से कुछ आइडिया है तो बताएंगे आप लोग। मेरा अगेन सवाल, मैं अपने इसी टेबल पे, या आप ये कहिए कि आपके घर में ही 2 बीएसएनएल के लैंडलाइन रखे हैं, एक ही जगह लगाए हैं, क्योंकि पहले लोग लगाते थे। तो अपने ही एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन को अगर कॉल कर रहे हो तो क्या ये लोकल है, यस या नो? प्लीज चैट के माध्यम से बताइए। अर्पिता, आपने देखा है वीडियो तो थोड़ा सा आप बताएं। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर वो डिपेंड करेगा। हाँ जी सर। जी, याद है आपको, हमने देखा है तो। हाँ सर, वो डिपेंड करेगा ना कि अगर उसका स्विच रूम इसी में है कि नहीं। मतलब दोनों दोनों टेलीफोन का स्विच रूम अगर एक ही में है तो वो लोकल कॉल हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो वो ट्रंक कॉल हो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से देखा है। बाकी लोगों को जवाब नहीं आया, बाकी लोगों ने देखा नहीं, अदरवाइज आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बढ़ाता हूँ आगे। देखिए, पहली बात, कोई भी ये तब से शुरू, जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज तक यही है, ठीक है। क्या चीज़ें बदली हैं, मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ है कॉपर वायर की वजह से और फाइबर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं,
तो पहले मान लीजिए आपके घर में एक फ़ोन रखा है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और एक घर में एक बॉक्स लगा होता था LGU, इससे हम लोग उसको जोड़ दिए। कई बार वॉल के अंदर भी लगा होता था, और कई बार पुराने घर पहले जाएंगे तो बाहर ही लटका होता था। अब तो नया जब मकान बनने लगा तो सब वॉल के अंदर ही टेलीफोन वायर का फिक्स कर दिया, इसको हम LGU बोलते हैं। उसके बाद DP, घर के बाहर दीवार पे या पोल पे एक बॉक्स लगा होता था, उससे 5 घरों में ये जो हमारा लगा हुआ है, इससे अलग अलग घरों के अंदर हम लोग वायर इसको हम लोग दे सकते हैं, राइट। ठीक है, तो 5 से 10 घरों में दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जितने भी टेलीफोन है उतने सबका वायर यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक है। और इन पांचों का केबल बनेगा एक बंडल के अंदर, और ये फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे। तो रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स देखा होगा। पिलर में क्या होता है, आसपास जितने भी एरिया के जो आपके DP से वायर आ रहे होते हैं, केबल आ रहे होते हैं, उनका यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे, करीब 500 वायर के पास संभावना इसकी हो सकता है इकट्ठा पिलर। बिजली के लाइन में और टेलीफोन के लाइन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजली के लाइन में क्या होता है कि एक ही प्लग के अंदर आप पंखा, ट्यूबलाइट सब चला दो, लेकिन टेलीफोन में ऐसा नहीं होता। टेलीफोन में जितने कस्टमर हैं उतने वायर होंगे, सीधी सी बात है। जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसा कि डिब्बे वाला शुरू किया था, तो अगर 2 लोग हैं तो दोनों के बीच का वायर अलग होगा, ठीक है। तो जितने कस्टमर उतने वायर। तो यहाँ पे आपने कहा कि 5 से 10 आएगा, यहाँ पे का आसपास के जितने भी ये केबल वाले इकट्ठे हो जाते हैं, करीब 500 हो सकते हैं। और जैसे एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे तो आपके एक तरह का बड़ा बॉक्स भी है, आपने कहीं ना कहीं खुला हुआ देखा होगा। ये बॉक्स जहाँ दिख जाए तो आप समझ जाना कि उसके 50 मीटर के दायरे में कोई ना कोई BSNL टेलीफोन एक्सचेंज है, क्योंकि शुरू से BSNL ने कॉपर वायर दिया। कॉपर वायर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है, इसीलिए हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था। आपके दिमाग में कभी आता होगा ना कि 4 इधर चल रहे हैं तो ये भी टेलीफोन एक्सचेंज है, उधर चल रहे हैं उधर भी टेलीफोन एक्सचेंज है। इतना टेलीफोन एक्सचेंज क्यों है? वो इसलिए है कि हमारी जो कम्युनिकेशन व्यवस्था, जब से कम्युनिकेशन शुरू हुआ था और आज की डेट में, ये 5 से 6 किलोमीटर की रेंज का था, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका MDF। अब मैंने टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर आपको विजिट दिखाया था, तो टेलीफोन एक्सचेंज में जो सबसे पहला रूम है, जो आसपास के 5 से 6 किलोमीटर लोगों का वायर है, वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। दिस इज द MDF, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है स्विच रूम, ठीक है। ये फिर MDF हमारा स्विच रूम से जुड़ता था। इसमें क्या होता था, अब मैंने जैसे ये कस्टमर मान लो मिस्टर ये हैं, ठीक है, ये मिस्टर ये हैं, ये आप इनको मान लो मिस्टर B से बात करनी है जो कहीं और टेलीफोन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी वायर है इस वायर में आ गए। यहाँ पे पुराने जमाने में बहुत सारे इंसान बैठा करते थे, जिसे हम लोग ऑपरेटर बोलते थे, या कॉल सेंटर जैसे लोग आज के संबंध में समझ सकते हो। तो ये पहले क्या होता था, इस तरह के कोई ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं थी। तो मिस्टर A कहता था, यहाँ पे जो इंसान बैठे होते थे उनसे कहता था कि मुझे मिस्टर B से बात करनी है। तो यहाँ पे जो बैठा होता था टेम्पोररी पे A और B को आपस में जोड़ देता कि उसका भी, अगर उसका वायर इन्हीं में है, जो B है उसका भी वायर यहीं पे है, यानी उसी 5 किलोमीटर रेडियस में, तो इन्हें आपस में जोड़ दे। ये कहलाएगा लोकल कॉल। लोकल कॉल का मतलब है कि सेम 5 किलोमीटर यानी सेम स्विच रूम, और ये जो है आपका स्विच रूम कहलाएगा, क्योंकि स्विच में टेम्पोररी बेसिस पर 2 लोगों का आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच का स्टार्टिंग इससे हुई। स्विच जो वर्ड है वो कहाँ से आया? स्विच का मतलब ही ये होता है कि टेम्पोररी बेसिस पर 2 अलग अलग कॉल पार्टी और कॉलिंग पार्टी को टेम्पोररी बेसिस पे 2 अलग अलग लोगों को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। दैट इज दिस इज स्विच। और ये कनेक्शन हो गया आपस में। और फिर आपका ये जो आगे बढ़ के जाएगा आपका ये, फिर आपका ये सेम व्यवस्था होगी। दिस इज अ लोकल कॉल। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकल कॉल। लोकल कॉल का मतलब वो वायर यहीं पे हो, जैसा भी अर्पिता यहाँ कह रहे थे। तो आपको भी समझ में आ गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर है उन्हीं में से है, तो आपस में जब सेम वायर है यानी सेम स्विच रूम है, ठीक है, तो फिर आपका लोकल कॉल कहलाएगा। ये पहले इंसान बैठा करते थे। देखिए क्या हुआ, चेंजेस क्या हुए। पहले इंसान बैठते थे। फर्स्ट जो यहाँ पे जो चेंजेस हुए वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले ऑपरेटर बैठा करते थे यहाँ पे। फर्स्ट जो ऑपरेटर थे पहले ना, ऑपरेटर ने जगह बदली, उसकी जगह पे हम लोगों ने ऑटोमेटिक स्विच लगाए। ऑटोमेटिक स्विच में 2 कैटेगरी आए। सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच थे, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है ना। अगर पुराने ज़माने में अगर किसी गलती से आप अगर एक कोई मशीन आ जाए जिसमें हम लोग पीछे जाके देख सकें, ठीक है ना, बहुत सारे फिल्मों में होता है। तो अगर ऐसी कोई मशीन आ जाए ना पिछले ज़माने में, भाई आज से 20 साल पहले पहुंच जाओ, 25 साल पहले पहुंच जाओ,
ये 1983 तक, 83 के पास 1980 में पहुंच जाओ, 84 में चेंज हुए हैं सारे। तो 1980 में अगर आप पहुंच जाओ, ठीक है ना, तो पुराने जमाने में तो पता है ये पूरा जो जो स्विच रूम है ना, बिल्कुल कपड़े का, जो जहाँ कपड़े कभी आज के डेट में जहाँ कपड़े की बुनाई होती है, मशीन होती है ना कारगर, उस तरह जाएंगे तो पूरे जो मशीन आपको कपड़े वाली मशीन दिखेंगी। एक काम कर सकते हो आप लोग, यूट्यूब पे इसको पुराना जो स्विच है उनको देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो स्विच होता था वो दो तरह के होते थे। पहले हम लोगों ने स्ट्राउजर बार है, उसके बाद हम लोगों ने चेंज किया क्रॉस बार में, ठीक है। उसके बाद जो ये तो हो गए पुराने, जो आपका ऑटोमेटिक जो हमने शुरू किया यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। इसी का जो है क्रॉस बार हो गया, 70 का क्रॉस बार, ये हमारा पुराना स्विच। उसके बाद अब जो स्विच आया, जो काफी 1984 से लेके अभी तक आपको मिलेगा, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच। जो अभी ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच का है। इसमें आप एक चीज महसूस करेंगे कि कस्टमर का जो आपका फोन था, जो घर से लेके वहां तक वायर था, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कॉपर वायर ही है। अभी हम क्या बदल रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आपस में लोकल कॉल कराने के लिए जो यहाँ पे व्यवस्थाएं थी बदल गई। पर इंसान था, इंसान के बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो टेक्नोलॉजी है, पहले पुराना स्ट्राउजर बार था, उसमें ज्यादा मेहनत होती थी, क्रॉस बार में फिर उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलत लिखा जा रहा है, टाइम नहीं है। नेक्स्ट, अब जो हमारा जो स्विच है, आज की डेट में चले जाए, चाहे जियो के पास चले जाए, किसी के पास चले जाए, ठीक है ना, तो अभी जो स्विच है आपका सब आईपी स्विच कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया, आईपी स्विच हो गया, ऊपर वाला हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया, नीचे वाला आईपी। आज आपस में हम और आप जैसा भी ये जूम पे भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच के ऊपर कर रहे हैं। ओके, इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ठीक है। अब ये समय बदलेगा, बदल रहा है, और आने वाला जो भविष्य है पूरा का पूरा आईपी स्विच होगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बीच की जो टेक्नोलॉजी है वो वैसी टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन व्यवस्थाएं वैसे ही है कि दो आदमियों को बात कराना है। अब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपस में एक दूसरे से, मेरे टेबल पे ही दो फोन रखा, क्या ये लोकल कॉल है या नहीं। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि ऑल आर इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लोकल कॉल का मतलब सेम स्विच होता है, पहली चीज तो ये, लोकल कॉल का मतलब सेम स्विच होता है। नाउ मैं एलटीटीसी में बैठा हूँ, मेरे एलटीटीसी में भी एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा, जहां मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ वहीं पे मेरे नीचे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा, जो एलटीटीसी में किसी जमाने में 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते थे। लेकिन एलटीटीसी के अंदर जो स्विच रूम लगा था, उसकी कैपेसिटी केवल 500 लोगों की थी, ओनली 500। लेकिन काम करने वाले एम्प्लॉयज कितने थे, मोर 1000, ठीक है ना, 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे, और सभी को, चूंकि डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो सभी के पास में फोन होता था। और मैंने जैसा बोला, किसी के टेबल पे दो भी हो सकते थे। तो फिर यह कैसे संभव हुआ, फिर इसको संभव बनाने के लिए दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि हम नियर बाई जो भी टेलीफोन एक्सचेंज है, क्योंकि जो एलटी सेंटर लोकेशन है, नियर बाई संजय नगर भी है और नियर बाई राजनगर, जो यहाँ का मेन एरिया है, दोनों की दूरी विद इन 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। तो अगर मुझे बाकी जो 500 कस्टमर थे उनके बारे में वहां से ला सकते, कि वो बड़े एक्सचेंज थे। यहाँ का जो एक्सचेंज था एलटी का, वो सिंपली ट्रेनिंग पर्पज के लिए और यहाँ लोकल जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया था। लेकिन जो वो बड़े एक्सचेंज थे उनकी कैपेसिटी ज्यादा रखी गई थी, तो वहां से हम 500 कस्टमर का, कुछ हो सकता है, कुछ वायर हमने राजनगर से जमीन में डाल के ले आए कॉपर वायर, कुछ यहाँ से ले आए वो टेलीफोन। तो मेरे टेबल पे जो टेलीफोन रखा था, एक टेलीफोन हो सकता है कि एलटी के स्विच रूम का हो, दूसरा टेलीफोन हो सकता है कि वो राजनगर का हो। टेक्निकली आप वैसे बात करेंगे तो पैसे में दोनों लोकल हो गए, एक ही लोकेशन में, यू आर सेइंग लोकल, बट टेक्निकली दे आर नॉट लोकल, ठीक है ना। वो कैसे होगा वो भी मैं बात करता हूँ। दो अलग अलग स्विच रूम हो गए, दोनों की लोकेशन अलग होगी। मेरे टेबल पे रखा हुआ एक टेलीफोन एक्सचेंज लोकल एलटी का, दूसरा मान लो राजनगर का, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन क्या होगा इसकी हम बात करेंगे। ये दोनों आपस में ट्रंक कॉल कहलाएंगे, जिनका स्विच रूम बदल जाएगा। तो उस व्यवस्था को फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ट्रंक कॉल में क्या होगा, आपका फोन, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी से बात करना चाह रहे थे, सपोज करिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी से बात करना चाह रहे थे, ठीक है। अब इनका वायर तो यहाँ हो गया, लेकिन जो मिस्टर बी है इनका वायर इसमें नहीं है, ठीक है। इस केस में फिर क्या होगा, ये लोकल जो स्विच होगा, अगर इंसान भी होता तो ये कहता ना, अरे भाई मेरा तो है नहीं। तो उस व्यवस्था में क्या कहता, पुराने जमाने में पूरे शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया था,
जिसको हम लोग डीटैक्स एक्सचेंज बोलते थे। हर शहर, अभी पुराने टाइम में चले जाना, जब मेरी नौकरी लगी थी तो जब मुझे पोस्टिंग के लिए जा रहा था तो मैं बस स्टैंड पे उतरा और मैंने सिंपली ये बोला कि मुझे मेन एक्सचेंज जाना है, ठीक है। तो रिक्शा वाला बिना देर किए मुझे बैठाए मेन एक्सचेंज पहुंचा गया। कहने का मतलब है कि एक समय था जब आपके फादर, आपके दादा ने शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ है सबको पता होता था, यानी घर का जो भिखारी भी होता था ना उसको भी पता होता था कि शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ है। डेट इज वेरी इजी, आज भी हो सकता है आप पूछेंगे तो बता देंगे इसकी मेन एक्सचेंज कहाँ पे है, ठीक है। तो इसी तरह से जो गाजियाबाद का मेन एक्सचेंज राजनगर में ही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, हमारे पास नहीं है तो फिर वो मेन एक्सचेंज भेज देता था, ठीक है। और मेन एक्सचेंज फिर कहता था कौन सा शहर का स्विच रूम है, उस स्विच रूम के पास भेजता था, फिर वो बल्कि आगे कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस स्विच ने कहा मेरा नहीं है, मेन एक्सचेंज को भेजा। मेन एक्सचेंज जो यहाँ से यहाँ तक की जो व्यवस्था है ये 1984 में आ गया था। 1986 से ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, ये कब से, पहले से 1986 से ऑप्टिकल फाइबर, पहले कोएक्सियल था फिर ऑप्टिकल फाइबर कर गया। और आज ऑप्टिकल फाइबर की स्थिति है कि आपके घर में भी पहुंचाया जा रहा है। तो अगर आपको कोई ये कहे नहीं आ गया, ऐसा नहीं, ये भी पुराना है, 1986 से यूज हो रहा है कंटिन्यूअस। तो ये स्विच से मेन स्विच आ गया। इस स्विच में और इस स्विच में कोई खास फर्क नहीं है। ये स्विच कर रहा था कौन सा कस्टमर है और ये स्विच करेगा कौन सा एक्सचेंज है, ठीक है ना। फिर ये उसको वहां पे लिंक करता था, उस स्विच रूम में जोड़ दिया ऑप्टिकल फाइबर, एक अच्छा मेरा है, फिर वहां पे फोन जोड़ दिया। बीच का ये जो व्यवस्था है एमडीएफ पिलर रिटर्न उसी तरह से होगा। तो एक मेरे टेबल पे दो कस्टमर हैं, अगर उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, वो ट्रंक कॉल कहलाएंगे। इन्हें बोलेंगे ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। दिस इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ओके। अब अपने शहर में ना हो कि मान लो मेरठ में है और गाजियाबाद में नंबर मिलाना हो, या गाजियाबाद में मेरठ मिलाना हो, शहर ही बदल जाए, उस केस में क्या होगा। तो ये आज नहीं, सन 1885 आप देख रहे होंगे कि कब से है, 1880 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था 1885 में। आज नहीं, बहुत पुरानी, अंग्रेजों ने बनाया था। उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया भी हमारे कंट्री के अंदर थे। तो खैर मैं उसको हटा दिया है। अभी उन्होंने क्या किया, इनके हिसाब से अभी इंडिया को 4 भागों में बांटा गया, जो आज के सिनारियो में उसके हिसाब से बता रहा हूँ। NTR, ETR, WTR, STR। एन मतलब नार्दर्न टेलीकॉम रीजन, ठीक है, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न। तो नार्दर्न टेलीकॉम रीजन में क्या होता है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जनरल आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न होगा, इसी तरह से सदर्न होगा और इसी तरह से ईस्टर्न होगा, ठीक है। हर टेलीकॉम रीजन में एक दो हेडक्वार्टर बनाए गए, दिल्ली और देहरादून इज द हेडक्वार्टर, ठीक है। एक अलग, तो अपने शहर से दूसरे शहर में बात करना हो तो क्या होगा उस केस में। उस केस में देखिए, मान लीजिए मेरठ से मैं गाजियाबाद में लाता हूँ, ठीक है। पहले इसके देख लेते हैं, तो इस केस में देख लेते हैं, एक डायग्राम और होगा आपके सामने। देखिए ये हमारा फोन है, यहां तक आ गए। इस स्विच ने कहा मेरा नहीं, हमने ये मान लो ये है मेरठ में, ठीक है ना, और हम मिला रहे हैं गाजियाबाद में। तो ये कहा भाई मेरा नहीं है, तो क्या करेगा, शहर के मेन एक्सचेंज में भेजेगा, डी टैक्स, ठीक है ना। और इसमें अब आपका ट्रांसमिशन रूम आ गया। जब मैं शुरू में दिखाया था ना एक्सचेंज में क्या क्या होता है, एमडीएफ, स्विच रूम, पावर प्लांट और एक ट्रांसमिशन रूम होता है। अब ये ट्रांसमिशन रूम में क्या बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे बताएगा मेन डी टैक्स। तो जैसे हमारे शहर के अंदर डी टैक्स था वैसे ही दूसरे शहर के अंदर भी डी टैक्स है, ठीक है। मेरठ में भी डी टैक्स होगा। हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया था। तो ये आपस में एक दूसरे को जोड़े गए हैं ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल में। और मैं आपको बता दूं ये जो लाइन है, एक शहर से दूसरे शहर की जो लाइन है, ये नहीं कोई भी आएगा उठा के बिछाना शुरू कर देगा। अगर ऐसा होगा तो उस दिन झगड़ा हो जाएगा जबरदस्त। दिस इज द नेशनल लाइन, इसको हम लोग नेशनल लाइन बोलते हैं। इस पे गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल रखेगी। आपका चाहे जियो फोन हो, चाहे कोई रिलायंस का हो या टाटा का हो, एयरटेल का हो, नेशनल लाइन हमेशा गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। अगर ऐसा कर दिया उसने, पीपीपी मॉडल होना एक अलग बात है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होना एक अलग बात है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कंट्रोल करके रखे। चाहे कितना भी एयरपेड भेज रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% प्राइवेट आदमी का घुसने नहीं, वहाँ गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा, ठीक है। तो ये जो नेशनल लाइन है वो सभी के, अभी आपका रिलायंस का जो जियो भी है ना, इसी लाइन से घूम के जाते हैं, अगर एक शहर से दूसरे शहर में आपने नंबर मिला दिया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे उसको भी। तो ये डी टैक्स मिलाया और हमने दूसरे शहर के डी टैक्स में भेज दिया, और सका हमारे शहर का है वहां भी लोकल व्यवस्था ऐसी होगी, दैट इज द लोकल स्विच, दे विल बी कनेक्टेड, ठीक है ना। ये हमारा आपका एक शहर से दूसरे शहर हो गया।
मैंने आपसे बाघा बॉर्डर में पूछा था, तो पहले उससे एक चीज और बता दूं, मोबाइल और लैंडलाइन में कोई खास फर्क नहीं है। लैंडलाइन में क्या था, आपके एक्सचेंज तक जुड़ने के लिए, यहाँ तक जुड़ने के लिए, स्विच रूम तक जुड़ने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ रही थी, हमें जरूरत पड़ रही थी वायर की। तो अब ये वायर इतना बिछाएंगे तभी, पहले पुराने जमाने में लोग टेलीफोन लगाते थे तो बहुत ज्यादा आपके क्या कहते हैं वायर वेटिंग लिस्ट बनते थे, क्योंकि वायर होगा तभी तो टेलीफोन देंगे। ठीक है, तो इस समस्या से मुक्ति करने के लिए नई टेक्नोलॉजी लाएगी जिसे बोलते हैं हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या था कि आपको एक टावर लगा दिया गया ताकि घर तक या कस्टमर उस टावर के आसपास रहे, उससे कनेक्ट रहे और ये वायरिंग का जो झंझट है इससे मुक्ति मिल जाए। ठीक है ना, तो वो देखें, दिखाते हैं आपको कैसे परिवर्तन हुआ। स्विच में लगे हाथ उसको भी दे देखते हैं। यस, ये हमारा जो फोन है, देखिए ये तो हमारा होगा, ये सिंपली आपकी व्यवस्था है जो अभी एक शहर से दूसरे शहर में कनेक्ट होती है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये घर से लेके एमडीएफ तक की जो व्यवस्था थी वो कॉपर वायर कैसे जा रहा है वो मैंने आपको दिखाया। इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया मोबाइल के केस में, एक मोबाइल और टावर बना दिया, राइट। ठीक है, और इसके नाम बदल दिए गए टेक्नोलॉजी, क्यों टावर लिखा हिसाब से कि भाई सिंपल कॉपर वायर था तो हमने एमडीएफ जैसा कुछ बनाया। अब यहाँ पे क्योंकि टावर है तो इनको हैंडल करना है तो हमें बीएससी नाम का एक सिस्टम बनाया, एमएससी स्विच रूम। तो है वही चीज, नाम बदलने से काम करने का तरीका नहीं बदल जाएगा, बस आपकी थिंकिंग थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए, क्या चेंज हो रहा, किधर चेंज हुआ। ठीक है, तो मोबाइल टावर यहाँ पे जुड़ गया, फिर वही सेम उनका भी एमएससी स्विच रूम होगा, डी टैक्स में जाएगा, लैंडलाइन पे मिलाएगा तो अच्छा ठीक है, यहाँ दूसरे एंड पे दूसरे टाइम के टावर पे मिलाएगा तो सेम व्यवस्था यही होगी। तो वायरलेस इज नथिंग, वायरलेस केवल आप अपने मोबाइल से टावर तक ही हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम आपके बात करते हैं वापस। मैंने बाघा बॉर्डर पे आपसे सवाल पूछा था, तो एक चीज उसको आज आधा रखेंगे, बाकी हम कल फिल करेंगे। बाघा बॉर्डर में मेरा सवाल ये था कि दो इंडियन और पाकिस्तानी खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तानी ने या इंडियन ने पाकिस्तानी को फोन किया, मान लो मोबाइल से करो या लैंडलाइन से करो, रूल बिल्कुल सीधा होगा। मान लो उसने किया लैंडलाइन से, मोबाइल से किया, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि निकट इंडियन ने पाकिस्तानी को फोन किया तो क्या होगा, निकटतम वो टावर पे जाएगा। टावर ने कहा ये भाई ये तो हमारा इंडिया का नहीं है, यानी ये लोकल नहीं है, तो वो फिर भेजेगा बीएससी में, जो लोकल अटारी में हो सकता है। फिर लोकल बीएससी से भेजाएगा आपका अमृतसर, जो मेन सिटी है जहाँ डी टैक्स लगेगा। आप सोच सकते हो कहाँ जाएगा, डी टैक्स में जाएगा अमृतसर में। अमृतसर ने कहा ये तो हमारे पूरे एनटीआर का ही नजर नहीं आ रहा है कि भाई अमृतसर, क्योंकि बाहर का नंबर मिला डेफिनेटली एनटीआर में तो कहीं होगा नहीं। उस केस में फिर क्या कि हर शहर में मैंने दो बताया नहीं कि हर टेलीकॉम रीजन में दो आपका हेडक्वार्टर बना है, दिल्ली और देहरादून। तो बाय डिफॉल्ट वो देहरादून या दिल्ली जो भी रास्ता खाली होगा वहां भेज देगा। दिल्ली चला गया, दिल्ली ने कहा ओके ये तो इंडिया से बाहर का है, और इंडिया से बाहर जाने के लिए एक ही लोकेशन पहले शुरू से लगकर अब तक बनाई गई, अब तो समय के साथ और बढ़ाए गए हैं, लेकिन अभी भी बाय डिफॉल्ट एक ही लोकेशन है। अगर आप अपने इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जा रहे हो दैट इज द मुंबई। ठीक है, तो फिर आपका दिल्ली से मुंबई यानी डब्ल्यूटीआर में जाएगा। डब्ल्यूटीआर में भी दो हेडक्वार्टर हैं, मुंबई और आपका भोपाल। तो वो आपका पहुंच गया, आपका मुंबई सपोज पहुंच गया। मुंबई ने कहा ओके ये जो कॉल है, ये सब काम इतने फास्ट होता है ना, पता नहीं चलता, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में। अरे ये तो पाकिस्तान का है, और समुद्र के अंदर सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है पाकिस्तान तो इंडिया मुंबई से लेके कराची के बीच में। लेकिन वो लाइन हम कई बार हम लोग यूज नहीं करते, और आज की डेट में भी यूज नहीं हो रहा जब से हमारा रिलेशन खराब हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में दोनों कॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उस केस में हमारा जो पाथ होता है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने आप डायग्राम में बनाया था यहाँ पे। ये इस केस में हमारा जो पाथ होता है, यहाँ से निकलेगा समुद्र में मुंबई से। हमारा जो मूवमेंट है इधर से नहीं है, हमारा जो मूवमेंट है इधर से होता है चेन्नई, ठीक है, सिंगापुर होते हुए अदर अमेरिका में एंट्री करेगा। अमेरिका में एंट्री करते हुए अंदर जैसे भी हो, फिर आपका लंदन होते हुए दुबई होते हुए फिर इधर आएगा आपका अफगानिस्तान, देन एंट्री द पाकिस्तान। यानी दो पर्सन खड़े हैं इंडियन और पाकिस्तान, एक दूसरे को कॉल करेंगे, पूरी की पूरी दुनिया घूम के आ गए। दिस इज द पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द इंडियन एंड पाकिस्तान के बीच में होती है। तो इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताइए। अभी हम लोग इसको मैं कल थोड़ा सा और रिपीट करूंगा, लैब विजिट भी दिखाऊंगा। अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम जितने भी कॉल कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीका, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द रियल नेटवर्क ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये किसी किताबी ज्ञान पे नहीं है, जो आपका व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में हम आपको सामने डिस्कस कर रहे हैं।
एनी कोई डाउट या क्वेश्चन? इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे। तो सेशन को ओवर करें, रिस्पॉन्स करा करिए, चैट के माध्यम से करिए, उसके करिए फटाफट। ठीक है आयुष? यस सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया। रिस्पॉन्स करेंगे तो बताइए हाँ यस, तो सब लिखने में दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो मैं बढ़ूंगा, नहीं तो फिर तो भाई मेरा काम है आप लोगों को बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है या किसी भी कम्युनिकेशन का कोई पर्टिकुलर चीज में जाना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये टावर से जो मोबाइल की कम्युनिकेशन की बात हो रहा था, मेन जो आरएफ प्लानिंग है वो कहाँ होनी चाहिए, कस्टमर और टावर के बीच की जो है मेन प्लानिंग कैसे की जाती है। ये नहीं कि टावर कहीं से भी घूमे, तो वो लोकली अरेंजमेंट कैसे किया गया पहले ये देखी जाती है, उसका रेंज कैसे बढ़ेगा घटेगा वो सब चीजें। तो पहले इन चीजों को आप समझ लेंगे तब आप जाके सिक्योरिटी की बात कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आज का सेशन ओवर करते हैं। इस वीडियो को मैं फिर से शेयर करूंगा, कोई डाउट हो तो फिर से उसको देखिए। कल अगेन सी यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.